नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। आज मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाने वाला हूँ। ग्रहों का एजेंडा कैसे जाने और ग्रहों के डिज़ायर को समझें। जब आप ग्रहों के एजेंडा और डिज़ायर को समझ जाते हैं तो आप किसी भी दशा फल को ईजिली कैच कर सकते हैं। आप पहले से ये पता कर सकते हैं कि ये इस दशा में क्या रिजल्ट आने वाला है। प्लस गोचर में भी सेम प्रिंसिपल को लगा करके आप मोस्ट ऑफ द रिजल्ट को पहले ही समझ सकते हैं। सबसे पहले ग्रहों के एजेंडा को समझते हैं। देखिए, हर ग्रह का अपना एक एजेंडा होता है। जैसे सन का अकेले, स्वाभिमानी, जिसको बोलते हैं अकेले ट्रैवल करने वाला, सेट ऑफ रूल्स वाला। मून जो है वो मल्टीटास्किंग, पैसा बचाने वाला, नर्चरिंग, केयरिंग। मरकरी की बात करें तो हैव मल्टीपल आइडियाज़। ये कारका लेवल पे आप सोच रहे हो कि यार ये तो कम्युनिकेशन का है। नो डाउट कम्युनिकेशन का है, उसके पास मल्टीपल आइडियाज़ है। वीनस एजेंडा इज़ टू प्रोड्यूस बेबी, जुपिटर एजेंडा इज़ टू गिव नॉलेज, सैटर्न एजेंडा इज़ टू मेक श्योर दैट कि आप काम किए जा रहे हो। राहु का एजेंडा जो है रीबर्थ का है, केतु का एजेंडा जो है मोक्ष का है। दैट इज़ वन। बट देन यू लुक एट योर चार्ट कि ये जो अलग अलग कारकाज है आपके चार्ट में किसकी लॉर्डशिप लेकर के बैठे हैं। मतलब अगर कोई ग्रह 8th हाउस में बैठा है 8th का लॉर्ड होकर के, तो पिताजी को हॉस्पिटल पहुंचाने का जो एजेंडा है वो इसी ग्रह का है, क्योंकि वो 12th लॉर्ड का मालिक है। पिताजी से 9th भाव से 12th में बैठा है। हाँ ठीक है, आपको इनहेरिटेंस भी दिलाएगा, इन लॉज भी आपके लाइफ में लेकर के आने का एजेंडा उसी का है। तो एक ग्रह मल्टीपल एजेंडा लेकर के चलते हैं। आपके पिताजी की बीमारी, आपकी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई, अगर आप रिसर्च में हो तो आपकी रिसर्च की पढ़ाई, आपके इन लॉज को लाइफ में लेकर के आना, आपको इनहेरिटेंस दिलाना, और अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग इंश्योरेंस दे करके लेकर के अगर उनका देहांत हो गया लेने के बाद, तो उसका पैसा आप तक लेकर के आना, आपके अंदर एक हिडन डिज़ायर उत्पन्न करना, वो भी उनका एजेंडा है, जिसको फुलफिल करने के लिए हो सकता है आप गलत रास्ते पर चले जाए, या हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन की बात हो जाए। जो सडननेस है वो भी उनके एजेंडा के अंदर है। आप गाड़ी चला रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हो गया। इट्स ऑल अंडर वन ग्रहज एजेंडा, वन ग्रह एजेंडा। अब सोचो 9 के 9 ग्रह 12 भावों के मालिक हो के राशियों के माध्यम से कितने सारे एजेंडा पे एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, ये एजेंडा है फुलफिल कैसे होगा। फुलफिल होता है जहां वो बैठते हैं और जहां वो देखते हैं उसके माध्यम से। जहां वो बैठते हैं वहां तो फैंटास्टिक, वहां से वो रिजल्ट निकाल पाते हैं। बट वो जहां देखते हैं वो दृष्टियां जो है वो डिजायरेबल होती हैं, उनकी इच्छा होती है। हर ग्रह अपने से 7वां देखता है, एक्सेप्ट केतु। केतु को दृष्टि नहीं होती है क्योंकि उनकी आंखें नहीं होती। तो अगर आंख ही नहीं है ग्रह को, चूंकि वो मोक्ष कारक है, और जो दृष्टि है वो डिजायर पैदा करती है। ठीक है, आपने कहीं देखा तो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव डिजायर होती है कि भैया ऐसा खत्म हो जाइए या मेरा हो जाइए। दोनों ही भाव जो है वो डिजायर के भाव है, और जिसको मोक्ष चाहिए उसको काहे का डिजायर। ना तो आंखें हैं और ना उसको कुछ चाहिए। इसीलिए केतु जो है वो तिथेश भी नहीं लिए कि तिथि मतलब रिलेशनशिप, कौन इस कचरा में पड़ेगा यार, मुझे पचड़ा में नहीं पड़ना है, मुझे तो मोक्ष चाहिए। अब जब डिजायर है तो हर ग्रह अपने से 7वां देखता है। 7वां घर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। जो ग्रह कहीं भी बैठा हो उसके सामने वाला घर प्रोमिनेंट होता है। अपनी दशा अंतर दशा में ग्रह कहीं का रिजल्ट दे या ना दे, अपने से 7वां का रिजल्ट देता ही देता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि उस घर को एक्सेस करने के लिए, रिजल्ट देने के चक्कर में बाकी सब कुछ उसका छूटता चला जाता है, ड्राई अप होते चला जाता है। क्योंकि बाकी समय तो उस घर का रिजल्ट दे रहा होता है। जिस ग्रह की अर्गला पड़ रही है उसके ऊपर विरोध अर्गला है तो नेगेटिव दे देता है, अर्गला पड़ता है तो पॉजिटिव दे देता है। मान लीजिए कोई ग्रह लग्न में बैठा है, कोई ग्रह 4th हाउस में बैठा है, उसकी दशा आ गई, 4th से वो लग्न को अर्गला दे रहा है। लग्न में जो प्लैनेट है वो भी एक्टिवेट हो गया, आपको फर्स्ट क्लास बुद्धि दे दिया, आप आराम से अपने आप को प्रेजेंट करने लगे, सेल करने लगे, आपने अपना मेकअप कर लिया, आपने पर्सनैलिटी बदल दी, ऑल दैट XYZ। 10th हाउस में बैठा है, विरोध अर्गला दिया, आप काम में इतने व्यस्त हो गए, बाल बिखरा पड़ा हुआ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जी। लेकिन जब लग्न में बैठे हुए ग्रह की खुद की जब दशा आएगी तो वहां से 7वें भाव में उनकी सबसे ज्यादा डिजायर होगी, और आपका पूरा टाइम किस चीज में जा रहा है। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाती, कैसे भी शादी हो जाती, कैसे भी शादी हो जाती, दैट इज योर डिजायर। ये तो बड़ा सिंपल है 7वां। लेकिन अगर आप देखो तो व्यक्ता साइड के जितने भी ग्रह हैं उनको सिर्फ एक ही दृष्टि है, 7th एस्पेक्ट। और जो अव्यक्ता साइड के हैं, अभिव्यक्ता से शुरू करके अव्यक्ता साइड के जो भी आउटर प्लैनेट इसको कहा जाता है, इनको जो है एक से ज्यादा दृष्टियां होती हैं, और हर दृष्टि का अपना एक मतलब है। आज उसी डिजायर को समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं मार्स से। मार्स के पास 2 एडिशनल दृष्टियां हैं 7th के अलावा, 4th एंड 8th।
फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ मार्स इज द बिगेस्ट सस्टेनेंस। और ये पहले बहुत पहले वीडियो आया था, मेरी कोशिश होगी कि मैं आई बटन पे डाल दूं, आप प्रेस करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में होगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू नेविगेट यू टू दैट वीडियो, फोर्थ फ्रॉम मार्स। एंड दिस इज फैंटास्टिक सूत्रा। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पहले ऐसा माना जाता है कि उसके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं, थ्रू आउट लाइफ उसने जो किया, अच्छा बुरा क्या अचीव किया, नहीं किया, क्या उसकी डिजायर है, यही सोचते हुए एक, जिसको बोलते हैं स्नैपशॉट, एक रील पे उसकी आंखें फंस जाती हैं। दैट इज द डिजायर ऑफ दैट पर्सन। मार्स जो कि 8th हाउस के मालिक है, वहां से उस डिजायर को पिक करते हैं, 9, 10, 11, 12 होते हुए लग्न में जाते हैं और वहां से अपनी चौथी दृष्टि से 4th हाउस में उसका बीजारोपण करते हैं, जिसको कार्मिक सीड बोला जाता है। आप महिला के चार्ट को समझिए। महिला के चार्ट में 5th हाउस प्रोजनी का होता है, 3rd हाउस मीटिंग प्लेस होता है। हर घर से एक घर पहले उस पर्टिकुलर हाउस का एंट्री पॉइंट होता है। तो बच्चे की एंट्री जो है एक घर पीछे चौथे से होगा। इसीलिए चौथे घर में जब एंट्री कंसीव होने की बात होती है, मार्स चौथी दृष्टि से उस डिजायर को मदर के वूम के अंदर रख देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है, आप बुक पढ़िए ज्योतिष सूत्रा, उसमें बच्चे के चौथे घर और माँ के 9वें घर, क्योंकि वो गर्भ स्थान है, उसको गर्भ बोलते हैं लड़की के चार्ट में या महिला के चार्ट में, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बताया गया है जो प्रेडिक्शन में और बीटीआर में काम आता है। तो यू शुड जस्ट गो एंड रीड दैट बुक वंस, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। और मुझे लगता है शायद प्रोडक्ट में भी वही टैग होगा यहाँ पे। अब 4th एस्पेक्ट से वो सीड वहां डाल दिया, बट वो सीड आपको रिजल्ट के रूप में मैनिफेस्ट करता है 7th फ्रॉम मार्स, 4th फ्रॉम 4th, जो उच्चतम स्तर है। मतलब मार्स से जो 7वां घर है, वो घर अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, यू विल बी हाईली सक्सेसफुल। जो वहां से आपको दिखता है, जिस तरह का काम दिखाई देता है, वो आपके पास्ट लाइफ के डिजायर से कैरी होकर के आ रहा है, जो इस लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहा है। सोच के देखो, 4th हाउस आपने देखा मार्स से, और उससे 4th में मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, मतलब आपकी डिजायर आपको पता चल गई, बट वो फुलफिल नहीं हो पाएगी क्योंकि 7th ब्लॉक्ड है। दैट इज 4th एस्पेक्ट ऑफ मार्स। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज 8th एस्पेक्ट ऑफ मार्स। मार्स को जब एरीज में रखोगे ना, तो 8th एस्पेक्ट से स्कॉर्पियो पड़ता है, जो कि पूरी तरह से लाइफ को वहां एंड कर देते हैं। बट 8th एस्पेक्ट ऑफ मार्स इज नॉट डिस्ट्रक्शन, रादर इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं मार्स कि जो जहां उनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कुछ वहां होगा उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इफ मार्स इन अ गुड कंडीशन, इट विल ट्रांसफॉर्म इन अ गुड वे। मान लीजिए मार्स बुरे कंडीशन में, मैलिफिक इन्फ्लुएंस, मतलब मैलिफिक के ऊपर राहु से वो स्तंभना पड़ा हुआ है, सैटर्न उनको देख रहे हैं, लग्ना में बैठे हुए, उन्होंने 8th एस्पेक्ट 8th हाउस पे दिया, ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी और द लॉन्जेविटी। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर जाए। ऑन द अदर हैंड मार्स बैठे हुए हैं, जुपिटर की दृष्टि है, बहुत अच्छी है, बेनिफिक वीनस है, वीनस की दृष्टि है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस केस में जब आज 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो 8th हाउस इज अदर्स मनी, वो दूसरे का पैसा लेता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब ऐसा व्यक्ति वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हो सकता है, वो दूसरे से पैसा लिया, शेयर मार्केट में लगाया, 2 का 4, 4 का 16 बना करके दे रहा है। दैट इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मार्स ब्रिंग्स थ्रू द 8th एस्पेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं जुपिटर। जुपिटर हैज 2 एडिशनल एस्पेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम 7th, one is the 5, one is the 9. If you put Jupiter in Sagittarius और आप 5th एस्पेक्ट देखोगे, दैट इज ऑन लग्ना। इसका मतलब है कि अव्यक्ता साइड के जो पहले प्लैनेट है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रीबर्थ में। जुपिटर जब 5वीं दृष्टि से पहले घर को देखते हैं, इट मीन्स जहां भी उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, ही विल टेक केयर ऑफ दैट हाउस लाइक अ बेबी। जैसे एक माता या पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे उस घर का ख्याल रखेंगे। भाई मेरा तो जुपिटर 10th हाउस में है, डेबिलिटेटेड है, डोंट वरी। 5th एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर इज 2nd हाउस, आपकी फैमिली और आपके वेल्थ को वो सिक्योर कर रहे हैं। नो नीड टू टेक केयर, जुपिटर विल टेक केयर लाइक अ बेबी। आपके जुपिटर बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, ऋण रोग शत्रु के भाव को देख रहे हैं, नहीं होगा रोग, बिकॉज ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट हाउस, लुकिंग एट, ही विल मेक श्योर दैट यू आर नॉट हैविंग एनी डिजीज एंड ऑल दैट, जब तक कि उसमें मैलिफिक इन्फ्लुएंस ना आए। जुपिटर को पाइसिस में रखिए और वहां से 9th दृष्टि देखिएगा तो स्कॉर्पियो पे पड़ेगा। इसका मतलब है अव्यक्ता की ये जो पहले मालिक है, ये रोल प्ले करते हैं आपके एंड ऑफ लाइफ में। और एंड ऑफ लाइफ दैट इज सेट ऑफ रूल से डिफाइन होता है, क्योंकि 9th फ्रॉम जुपिटर इज सेट ऑफ रूल्स। आपके चार्ट में जहां भी जुपिटर है, वहां से 9th देखो, ही एक्सपेक्ट यू टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स। आपको
जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, 6th हाउस में जुपिटर है, जिसमें महर्षि पराशर कहते हैं कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू बिकम सिन फ्री। अब 6th हाउस में बैठे हुए जुपिटर की 9वीं दृष्टि पड़ती है 2nd हाउस पे। सेट ऑफ रूल्स, किसके प्रति रूल है? फैमिली के प्रति। आप फैमिली के द्वारा जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करते हैं, लेकिन चूंकि बैठते वो पाइसिस में है समझाने के लिए, और वहां से 9वीं दृष्टि स्कॉर्पियो पड़ती है, विच इज द एंड ऑफ द लाइफ। इसी 9वीं दृष्टि से एक दिन जब आपकी लॉन्जिविटी पूरी हो जाती है, आप गलत खाना खाते हो, रूल ब्रेक करते हो, गलत खाना खाते हो, और आपकी लॉन्जिविटी जो है वो नगेट हो जाती है। दिस इज हाउ जुपिटर वर्क्स विद द एडिशनल एस्पेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्रह, दैट इज सैटर्न। सैटर्न को जब आप अलग अलग भाव में रखो, जैसे आप कैप्रिकॉन में रखो, 3rd एस्पेक्ट देखो, दैट इज ऑन पाइसिस। पाइसिस क्या है? मोक्षा। लेकिन मोक्षा मिलेगा नहीं ना, क्योंकि उसके बाद तो एक्वेरियस है, जहां राहु सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। यू हैव दिस फियर, विल आई गेट दिस, इज इट गुड? 3rd एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज द फियर, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। लग्न में रखोगे तो 3rd हाउस करेज का, वहां डर लगते रहता है। आपके चार्ट में सैटर्न जहां भी है वहां से 3rd देखो, आपको डर लगता है। मान लो लग्न में है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन डर लगेगा, 2nd में है तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में डर लगेगा, गाड़ी चलाने में डर लगेगा, नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चलाना है। बहुत से लोगों को देखिएगा 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, नहीं यार प्यार में नहीं जाना, मेरे को बहुत ये बेकार चीज़ है, मेरे को डर लगता है। इट्स अ फियर। होता नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, आप गाड़ी चलाने जाओगे, चला लोगे, लेकिन आपके अंदर फियर इतना भरा हुआ है कि आप वो काम स्टार्ट नहीं कर पाते हो। 10th एस्पेक्ट इज द बिगेस्ट कर्मा ऑफ योर लाइफ विच यू आर हियर टू फिनिश। एक्वेरियस में जब रखोगे सैटर्न को, 10th एस्पेक्ट ऑन स्कॉर्पियो। अब ऐसे केस में क्या होता है? स्कॉर्पियो इज द एंड ऑफ द साइकिल। जब आप 1 से चलोगे तो 8वें में साइकिल एंड हो जाता है व्यक्ता का, अव्यक्ता वहां से शुरू होता है। तो जहां भी, और देखो मृत्यु तब होती है ना जब आपका कर्म पूरा हो जाता है। सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि आपके चार्ट में जहां भी 10th एस्पेक्ट पड़ेगा, उस भाव, उस राशि से रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड इस जीवन में आपका कर्मा फिनिश होना है। इफ योर सैटर्न इज द 10th हाउस, कोई भी जो कर्मा आपका पेंडिंग कर्मा है स्पाउस के साथ, आप इस लाइफ में फिनिश करके जाओगे। और कभी भी फिनिशिंग ऑफ द कर्मा कांट बी सो स्मूथ। ये स्मूथ राइड नहीं होता है, उसमें हिकअप्स आते हैं। बट द ब्यूटीफुल थिंग इज कि जैसे अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7th हाउस पे पड़ रहा है। इसको एक्सपीरियंस कैसे करोगे वो भी मैं बता रहा हूं। शुरुआती दौर में आपके रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस आएंगे, और जैसे जैसे आपका मैक्सिमम कर्मा, पेंडिंग कर्मा कैंसिल होते जाएगा, वैसे वैसे आप हस्बैंड वाइफ की जगह एक दोस्त की तरह रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका जो बैगेज था वो धीरे 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 से ही वो कम होता जा रहा है। तो सोचो आप एक गठरी लेके चल रहे हो, 50 आइटम है, एक एक आइटम निकालते चलो, एक समय बाद आप रिलैक्स हो जाते हो, एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप। ये तो नेटल में है, इसको दशा लग्न से भी देख सकते हैं। अंतरदशा से जिस भाव पे सैटर्न की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, सो मान लीजिए आपके वीनस है 3rd हाउस में और सैटर्न है 10th हाउस में। सैटर्न की 10वीं दृष्टि 7वें घर पे है, जो वीनस से 5वां है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके अपने पहले बच्चे, या अगर आप प्रेम में है तो उससे रिलेटेड आपका कर्मा फिनिश होगा, एंड यू आर डन, एंड देन देयर विल बी अ सेपरेशन। ऑब्वियसली सेपरेशन मतलब सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन, परमानेंट सेपरेशन, बट यू विल बी एबल टू फिनिश द कर्मा। ऑब्वियसली फ्री विल लॉर्ड के हाउस आ गए, फ्री विल हाउस के लॉर्ड आ गए, या राहु आ गए, सो वो ऑब्वियसली इस चीज को नेगेट करने की कोशिश करेंगे। अब राहु की बात कर लेते हैं। बाकी सारे हम 5-9 एस्पेक्ट सब जानते हैं। राहु के एक एस्पेक्ट को मैं समझाना चाहूंगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज द 11th एस्पेक्ट ऑफ राहु। राहु को जब आप एक्वेरियस में रखोगे ना और उल्टा चलाओगे क्लॉकवाइज, तो उनकी जो 11वीं दृष्टि पड़ती है ना, 11th एस्पेक्ट ऑफ राहु इज ऑन द लग्न। दैट इज द हाईएस्ट डिजायर ऑफ द ग्रह, कि आपको रीबर्थ हो। अब आप सोच के देखो, राहु जैसे प्लैनेट को अगर इच्छा होगी, डिजायर होगी, यदा कदा जैसे भी हो, उसको वो फुलफिल कराएंगे। और कलयुग में जब वो अपनी 11वीं दृष्टि से फुलफिल कराने पे आते हैं, तो पहले वो सब कुछ आपको देते हैं जिससे आप मिस्टेक कर सकते हैं। पैसा, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रिलेशनशिप। व्हाट एल्स यू नीड? 11th एस्पेक्ट ऑफ राहु सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि आप इन्हीं सब चीजों के मिलने के बाद नशे में आ जाते हैं, जिसके बाद आप मिस्टेक्स करते हैं। आप गवर्नमेंट लोगों का चार्ट देखो जो ब्राइबरी लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल हैव राहु इन द 9th हाउस, 11th एस्पेक्ट ऑन 11th। पैसा बना बना के पागल हो चुके हैं, बट उसी चक्कर में वो सिन किए जा रहे हैं। यू हैव राहु इन द 7th हाउस, उनको उल्टा चलाओ। पिताजी,
भाई पिताजी आप गुरु हो गए, आपको बॉसेस मिल गए, बहुत बढ़िया, आप ट्रैवल पे जा रहे हो, आपके पिताजी से संबंध बहुत अच्छा है या बहुत खराब हो गया, कहीं मान लीजिए आपकी अब्यूसिव लैंग्वेज, आपने कुछ बोल दिया, हो गया, डन। आप किसी को गुरु मानते थे, कल उससे आप झगड़ गए। यही तो चाहते रहो, देंगे आपको सब कुछ, नवे भाव से लगेगा आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है जी। फैंटास्टिक, क्या चाहिए? बिजनेस का थर्ड है, ट्रिगर करना है, लो नया बिजनेस ले लो। 11वें से 11वें गेन पड़ता है, लो गेन ले लो, पैसा चाहिए दे देता हूं। तुम्हें विदेश जाना है, कोई बात नहीं, वीजा दिला देते हैं। सब कुछ करेंगे, बट ही विल इंश्योर दैट यू आर मेकिंग वन मिस्टेक, जस्ट वन मिस्टेक फॉर वन बर्थ। बट ये दिल मांगे मोह, एक मिस्टेक से क्या हो, करते जाओ करते जाओ, बिकॉज राहु उसी चक्र में फंसा के रखते हैं। राहु आपके 5th हाउस में बैठे हो, क्या करते हो 5th हाउस में बैठे हुए राहु? अरे एक रिलेशनशिप नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी गलती थोड़ी है, तो प्रारब्ध से कोई आया है और इस बहाने आप दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, तो आपको क्या हो रहा है? बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, पैसा आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केतु को वो देख रहे हैं तो मल्टीप्लायर बनाती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल रिलेशनशिप आपके चार्ट में दिख रहा है, लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, यू आर वेरी मच हैप्पी, बट एट द एंड ऑफ द डे थ्रू बिजनेस एंड रिलेशनशिप यू आर डूइंग पापा, और इस पाप कर्म की वजह से आप रीबर्थ के चक्कर में फंस रहे हैं। जब ग्रहों के एजेंडा को और उसके डिजायर को आप समझ करके ब्लेंड करोगे ना, और दशा में जब इसको इंप्लीमेंट करोगे, तो आपने मान लो मरकरी की अंतरदशा चल रही है, आप अपनी लॉर्डशिप देख लो, मरकरी एक एरीज के लिए मान लो 6th के लॉर्ड है, नगेशन ऑफ द मैरिज है, मैरिज को नगेट करते हैं, और उनकी दृष्टि मान लीजिए 9th हाउस में बैठे हैं, तो 3rd पे पड़ रही है। एजेंडा को कैसे फुलफिल करेंगे? किसी पड़ोसी के यहाँ आप जाओगे, आपका संबंध बन जाएगा, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। सच सिंपल थिंग, आप ट्रैवल करने गए, यू मेट विद समवन, डन। या आप ट्रैवल करने गए, आपको चोट लगी, हाथ पैर टूट गया, स्पाउस ने छोड़ दिया। एवरी ग्रह हैज एजेंडा इन एवरीवन्स चार्ट, एंड देयर आर वेज जो उसको वो अपने तरीके से फुलफिल कराते हैं, अपने डिजायर से या जहां बैठते हैं। सो दीज टू यू कंबाइन इट, यू विल गेट द ब्यूटीफुल रिजल्ट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।